नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ में ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है श्वेत शहर। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? तो जो पेरिस है, आप सभी जानते हैं, पेरिस को हम विश्व की जन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की जन्नत कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को भारत का बगीचा क्या कहते हैं? भारत का बगीचा। देखिए ये पूछे गए हैं, आप प्रश्न के साथ साथ फैक्ट भी याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। वो फैक्ट वही फैक्ट हैं जो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। तो जो श्वेत शहर है ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं बेलग्रेड को, ठीक है। किसे कहते हैं? बेलग्रेड को। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। जो वेनिस है, वेनिस को हम क्या कहते हैं? वेनिस को कहा जाता है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। एड्रियाटिक की रानी, ये किसे कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो टाइटेनिया है ये इधर उपग्रह दिए गए हैं, इधर ग्रह दिए गए हैं। तो जो टाइटेनिया है ये अरुण का उपग्रह है या नहीं है? तो आप सभी जानते हैं ये इसका उपग्रह है, तो ये सही है। टाइटन जो है, टाइटन शनि का उपग्रह है, बिल्कुल सही बात है। टाइटन शनि का उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ में आप याद रखेंगे ये सभी ग्रहों के उपग्रहों से सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का डीमोस उपग्रह है क्या? नहीं, ये गलत है। आप सभी जानते हैं कि शुक्र और बुध, दो फैक्ट याद रखेंगे, शुक्र और बुध इन दोनों के उपग्रह नहीं हैं, ठीक है। तो ये किसका उपग्रह है फिर? ये मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। तो आप ये याद रखेंगे ये मंगल का उपग्रह है, ना कि शुक्र का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? डी है, डीमोस, ठीक है। अगर हम अरुण की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह को हम क्या कहते हैं? अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है या लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, ठीक है। लेटा हुआ, क्योंकि ये अपने तल पर काफ़ी झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे। इस पर 9 वलय हैं, ठीक है। वलय शनि और अरुण पर मिलते हैं, इसलिए ये कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे इसकी खोज अभी याद रखना है। क्या? अभी। अभी से है, अ से है अरुण और वी से है क्या? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1781 में। आप इतना याद रखेंगे। देखिए मैंने तो अभी के नाम से ही इसे याद रखा था, आप जैसे भी रखना चाहें, फिर भी आ से अरुण और वी से विलियम हर्शेल, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ में आप याद रखेंगे शनि ग्रह के बारे में। जो शनि ग्रह है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पहला जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। साथ में आप याद रखेंगे इसमें भी वलय हैं कितने? 7, ठीक है। इसमें 7 वलय हैं। इसके साथ ही आप याद रखेंगे सबसे कम घनत्व इसी का है। सबसे कम घनत्व इसका इतना कम घनत्व है कि ये पानी में भी तैर सकता है, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व किसका है? शनि ग्रह का है। एक और याद रखना है, आप सभी जानते हैं कि टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ में एक और उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। क्या नाम है? फोबे, ठीक है। जो फोबे उपग्रह है ये इसकी कक्षा में शनि के विपरीत, ठीक है, शनि के विपरीत भ्रमण करता है। तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे जो ये शनि ग्रह है ये पीला पीला रहता है या पीले तारे के समान दिखाई देता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आप सभी जानते हैं बृहस्पति को, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। साथ में ही आप याद रखेंगे बृहस्पति के बारे में कुछ अन्य फैक्ट, जैसे अपनी धुरी पर सबसे कम समय में ये चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय, ठीक है, सबसे कम समय लेता है एक चक्कर करने में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ये भी रंग जो इसका है, इसका रंग भी क्या है? पीला है। आप याद रखेंगे बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। साथ में ही ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है,
ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो आप हमेशा याद रखेंगे गैनीमेड। ठीक है, अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डीमोस है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको इधर दिया गया है फोबोस। फोबोस आप सभी जानते हैं ये उपग्रह है किसका? तो मंगल का। फोबोस और डीमोस मैंने अभी बताया था, ये दोनों ही उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, तो ये सही है। ठीक है, यूरेनस की अगर हम बात करें तो यूरेनस जो है, यूरेनस इंग्लिश में लिखा है, अगर हिंदी में से बोले तो अरुण, ये ग्रह है। ठीक है, अरुण ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून आप सभी जानते हैं 8 ग्रह हैं, तो ये भी एक ग्रह है। फोरवेस्टा की अगर हम बात करें, फोरवेस्टा जो है उल्कापिंड है? नहीं, ये उल्कापिंड नहीं है। ये है क्या? आप याद रखेंगे, ये क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एस्टेरॉयड है ना। हेली की बात करें तो हेली जो है ये धूमकेतु है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। चलिए आप सभी जानते हैं कि ये जो फोरवेस्टा है, फोरवेस्टा की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बिना दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे हेली जो धूमकेतु है, ये इसका जो परिभ्रमण काल है ये 76 वर्ष है। कितना? 76 वर्ष, यानी कि 76 वर्ष में एक बार ये दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट बार कब दिखाई दिया था? तो ये 1986 में दिया था। और अगर बोला जाए कि आगे कब दिखाई देगा तो आगे आप निकाल सकते हैं, ये कब देगा? 2062 में। ठीक है, 2062 में ये हमें अगली बार दिखाई देगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? देखिए आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? मैग्मा, यानी कि जो जिस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है तो वो या तो मैग्मा को जमीन के ऊपर निकाल देता है जिसे लावा बोलते हैं, या फिर जमीन के नीचे ही जम जाता है उसे मैग्मा बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन के जो भी चट्टानें बनती हैं वो सभी आग्नेय चट्टानों में काउंट की जाती हैं। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। एक तो है बेसाल्ट। बेसाल्ट जैसे आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना है, यानी कि लावा जमीन के ऊपर आकर जमा है। ठीक है, ग्रेनाइट। ठीक है, दूसरी है ग्रेनाइट। तीसरी है पैगमेटाइट, पैगमाटाइट और ग्रेवो। और भी हैं लेकिन आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछी गई हैं। साथ में आप याद रखेंगे जो आपको अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों की बात करें तो जो अवसाद, देखिए इनका नाम ही है अवसाद, यानी कि जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर या फिर पेड़ पौधे, पशु, हड्डी इत्यादि जो भी ऊपर रहती हैं वो धीरे धीरे समय के हिसाब से धीरे धीरे जमती जाती हैं, परतों के रूप में जमती जाती हैं और नीचे नीचे जम करके ये क्या बन जाती हैं? ये अवसादी चट्टानों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे कि इन्हें देखिए धीरे धीरे जमती हैं तो परतें बनाती हैं। ठीक है, तो ये परतदार चट्टानें हैं। साथ में आप याद रखेंगे क्या, जो ये परतदार चट्टानें होती हैं इनमें खनिज तेल पाया जाता है। क्या मिलता है? खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल है, कोयला है। ठीक है, कोयला भी इन्हीं में मिलता है। साथ में ही जो अवसादी चट्टान है, मैंने अभी बताया था कि पेड़ पौधे इत्यादि सब दब के ये जमा होते रहते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलता है? ह्यूमस। ठीक है, यानी कि जीवाश्म भी इसी में मिलते हैं। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं उनमें है बलुआ पत्थर। क्या है? बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कायांतरित चट्टानों की। तो देखिए कायांतरित जो चट्टानें होती हैं ये चट्टानें वास्तव में आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों से ही बनती हैं। इनमें ताप, दाब इत्यादि से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ताप, दाब इत्यादि से किसका निर्माण होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सिलेट। क्या नाम है? सिलेट। ठीक है, संगमरमर, ये भी कई बार पूछे गए हैं तो आप इन्हें याद रखेंगे। क्वार्टजाइट भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, क्या है? बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? देखिए आप एक बात जान लीजिए, सारगैसो सागर वास्तव में सागर नहीं है। ये कई बार आपको ऐसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सागर नहीं है, और आपको ऑप्शन में दे देगा और इसमें ये सारगैसो भी रख देगा। तो सारगैसो वास्तव में कोई सागर नहीं है। सारगैसो मुख्यतः है क्या? देखिए जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में आपको 3 धाराएं याद रखनी है। एक है कनारी। ठीक है, कनारी। उसके बाद में है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। और तीसरी है जिसका नाम है उत्तरी
उत्तरी विषुवतीय धारा। ठीक है, ये जब तीनों धाराएं एक निश्चित स्थान पर मिलती हैं, कहाँ? अटलांटिक महासागर में, तो वहां पर एक मोटी घास, ठीक है, एक मोटी घास, समुद्री घास, ठीक है, मोटी समुद्री घास पैदा होती है। तो उस क्षेत्र को नाम दिया गया है सारगैसो सागर। कनारी, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी विषुवतीय धाराएं, ये तीनों जहां मिलती हैं तो वहां पर मोटी समुद्री घास उत्पन्न होती है। यहां पर स्थिर जल क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ घास मिलती है तो स्थिर शांत जल क्षेत्र। तो इस जल क्षेत्र को ही क्या नाम दिया गया है? इसे दिया गया है सारगैसो सागर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सारगैसो है, तो सारगैसो जो मोटी घास है, इसको सबसे पहले पुर्तगालियों ने नाम दिया था सारगैसम। क्या नाम दिया था? सारगैसम। तो सारगैसम से ही इसका नाम निकला है सारगैसो। ठीक है, इसी से ये नाम निकला है सारगैसो। तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे, ये जो घास होती है ये जड़ विहीन घास होती है, यानी कि इनकी जड़ें नहीं होती। ठीक है, इनकी जड़ें नहीं होती, ये बिना जड़ की घास होती है, पानी में तैरती रहती है। ये अधिक लवणीय क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है शांत जल क्षेत्र, ये अधिक लवणीय क्षेत्र है। लगभग यहाँ की लवणता 37% है। तो आप ये भी याद रखेंगे, यानी कि इस लवणता में भी घास निकल सकती है। तो यहीं से ये निकला, आप समझ गए होंगे। तो ये वास्तव में है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। तो इसका आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बलित पर्वत नहीं है? तो देखिए, आप पहले ही मैं बता चुका हूं इनके बारे में कि जो हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, साथ में ही आप याद रख सकेंगे यूराल, आल्प्स, ये सभी किसके? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, बासजेस की बात करें, साल्ट रेंज की बात करें, तो ये जो है बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। ये भ्रंशोत पर्वत में काउंट किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद पत्तन कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर भूमध्य सागर है। पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर क्या है? भूमध्य सागर है। यहाँ से एक नहर जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका लाल सागर है। क्या है? लाल सागर है। तो इस नहर का नाम क्या है? ये नहर है स्वेज नहर। अर्थात भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर में ही जो उत्तर में एक पत्तन स्थित है, जहां पर एक पत्तन स्थित है जिसका नाम क्या है? पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। साथ में आप याद रखेंगे यहां पर है पोर्ट स्वेज। ठीक है, पोर्ट स्वेज। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, ओजोन परत के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। ओजोन परत जो है 32 से 60 किलोमीटर की जो रेंज है वायुमंडल की, उसमें पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की रेंज में जो है ओजोन परत पाई जाती है। आप याद रखेंगे ये क्षेत्र जो है ये समताप मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ये पराबैंगनी जो विकिरण आती हैं, पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। तो आप इतना याद रखेंगे, ये कई बार पूछा जाता है। साथ में आप याद रखेंगे इसे जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे इसे नष्ट करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे CFC है। तो CFC में आप सभी जानते हैं CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो जो ये C है यानी कि क्लोरो से क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन ही इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है इसके नष्ट करने में, इसलिए ये क्लोरीन आपको याद रखनी है। साथ में आपको याद रखना है ये कहाँ से प्राप्त होती है CFC? तो ये जो हमारे AC होते हैं, हमारे घरों में AC है, रेफ्रिजरेटर है, इनसे निकलने वाली जो गैस होती है CFC, ये इसे हानि पहुंचाती है। तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या कहलाती है? तो आप ये भी याद रखेंगे, ये कहलाती है डॉबसन। ठीक है, डॉबसन इकाई। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से। धार जिले में एक झील है मेहद झील। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है। साथ में ये जाती कहाँ है? ये जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। आप सभी जानते हैं ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये 3 राज्यों, कौन कौन से? सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है,
मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद में ये गुजरात में जाती है। तो ये 3 राज्यों एमपी, ठीक है, एमपी, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है। साथ में आप याद रखेंगे इस पर एक डैम बना है जिसका नाम है बजाज सागर बांध या डैम, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के बांसवाड़ा में है। तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से ये निकलने के बाद में यहाँ पर ये कर्क रेखा को क्रॉस करती है, ठीक है, कर्क रेखा को क्रॉस करती है, फिर राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद से फिर गुजरात में आती है, तो ये फिर से कर्क रेखा को क्रॉस करती है। तो ये जो है नदी 2 बार कर्क रेखा को क्रॉस करती है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर समझ गए होंगे, ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बनी है? तो देखिए, अगर झेलम नदी की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था यहाँ पर कौन सी परियोजना चलती है। यहाँ पर चल रही है तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना। चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी पर चलने वाली परियोजनाओं के नाम है, एक तो है दुलहस्ती, ठीक है, एक क्या है दुलहस्ती, और दूसरी है बगलीहार परियोजना। तो ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर चल रही हैं। सतलज की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना, ये सतलज नदी पर है, कॉल डैम भी है। साथ में अगर आप याद रख सकें तो एक और है सरहिंद नहर परियोजना, ये हरियाणा में चलती है। रावी नदी की बात करें तो इस पर एक डैम बना है रंजीत सागर, कौन सा? रंजीत सागर बांध। तो ये यहाँ पर रंजीत सागर परियोजना चलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। चलिए, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। साथ में ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।